afternoon, friends, and this is Deepak Singh, and we are discussing the topic of G7 Summit 2021 at Acube IAS. So we at Acube IAS have launched this series, and on our website you can have a look at my previous lecture in which I discussed the topic of G7 as an organization in detail. So G7 का topic मैंने दो parts में divide करा है. The first part is what is the overview of G7, what is the critical analysis, what are the factual facts for prelims, and then I'm discussing the recent summit of G7 which was held in UK करबेज बे में. तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. यहाँ पे काफ़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं. द फर्स्ट इज आपका कि एक तो न्यू अटलांटिक चार्टर आपका साइन करा गया है. उसके बारे में काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स रिलेटेड या फिर फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आपका जनरल स्टडीज पेपर 4 में वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है. एंड अंडर दैट I'm like betting on this that they can ask a question on the Atlantic Charter, that what was the Atlantic Charter, when what is signed, and what is the recent like development related to it. So अगर आपके करंट अफेयर्स अपडेटेड हैं, अगर आप हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, तो आपको पता चलेगा कि ये वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक बनेगा अटलांटिक चार्टर का, बट अभी रिसेंटली एक न्यू अटलांटिक चार्टर भी साइन करा गया है सो एज टू रिवाइव द अटलांटिक चार्टर. तो it might appear that this is a question of world history Atlantic Charter का अगर UPSC पूछती है, but if you also write the recent developments then you will get some extra marks. तो उसको हम डिस्कस करेंगे. Then we will also discuss about the topic of open society statement which was released at the end of the G7 summit and which was also signed by India. And then we will be discussing the Build Back Better World initiative which was launched by G7 to counter One Belt One Road initiative. तो चाइना के ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा ही क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन आता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के ऊपर या फिर डेप्ट ट्रैप इकोनॉमी, सो टू काउंटर दैट, ये काफ़ी कम टर्म्स आपकी इंपॉर्टेंट है. सो काउंटर दैट G7 ने लॉन्च करा आपका बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव. तो ये जो 3 टॉपिक हैं हम आपके ये डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में विच वर द आउटकम ऑफ द G7 समिट. तो अभी पहले पढ़ लेते हैं कि यूके ने प्रेसिडेंसी एज्यूम करी थी G7 की. तो G7 का भी प्रेसिडेंट मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहा था दैट G7 डजंट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट एंड द प्रेसिडेंसी आल्सो रोटेट्स एवरी ईयर अमंग द मेंबर कंट्रीज. तो अभी इस टाइम पे यूके प्रेसिडेंट है G7 का, पिछले साल फ्रांस था. तो G7 की समिट अभी हुई थी यूके में ऑन करबेज बे, उसको भी हम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे. एंड साथ में इट इन्वाइटेड 4 कंट्रीज एंड एज अ पार्ट ऑफ इट्स आउटरीच समिट. मेन एजेंडा उसका यह था कि चाइना को शो करना था कि G7 के और भी दोस्त हैं, तो चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने मेंबर कंट्रीज इनवाइट करी थी. सो प्रीलिम्स में इंस्टेड ऑफ आस्किंग अबाउट द मेंबर कंट्रीज ऑफ G7 दे कैन आस्क यू विच ऑल कंट्रीज आर इनवाइटेड एट द G7 आउटरीच समिट. सो दैट्स व्हाई दिस समिट वाज आल्सो नोन एज G7+4 और G11. बट ये कोई परमानेंट नहीं है G11, ऐसा नहीं है कि अगले साल भी इनको बुलाया जाएगा, पर इस साल G7+4 कहा जाता था इस समिट को, तो वो G11 बन गई थी. तो 4 कंट्रीज कौन सी थी आपको पता होगा. एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अ ग्रुप विच हैज फॉर्म्ड लाइक फ्यू इयर्स अगो बाय द नेम ऑफ क्वाड, UAD ये करके फॉर्म करा गया था. तो अब क्वाड हो गया यानी कि क्वाड्रिलेटरल, यानी कि अब इसके 4 क्वाड्रेंट्स क्या हैं, 4 पॉइंट्स क्या हैं इसके. तो एक तो हो गया USA, दूसरा हो गया आपका इंडिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया एंड 4th इज जापान. तो ये 4 कंट्रीज हो गई. अब क्वाड की में से 2 कंट्रीज तो ऑलरेडी G7 की मेंबर है, USA एंड जापान. तो बची कौन सी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया. तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वर द मेंबर्स ऑफ दिस आउटरीच समिट. तो 4 में से 2 तो हो गए आपके इंडिया ऑस्ट्रेलिया विच आर ऑलरेडी मेंबर्स ऑफ क्वाड. सो टेक्निकली ऑल द मेंबर्स ऑफ क्वाड अटेंडेड दिस G7+4 आउटरीच समिट. अब दूसरी कंट्रीज क्या, 2 कंट्रीज और हो गई. अब वो कौन सी हैं, तो बस एक वर्ड याद कर लो, साउथ. ठीक है, बस ये याद रखना है. अब साउथ से 2 कंट्रीज के नाम आते हैं, एक हो गया कोरिया, दूसरा हो गया अफ्रीका. ठीक है, ये भी G20 के मेंबर्स हैं. तो बस ये ध्यान रख लो कि साउथ से, तो साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका. तो G7+4 कौन सी हो गई. G7 तो मैंने डिस्कस करा था और उसका भी बहुत सिंपल वे है G7 के कंट्रीज का याद रखना. वर्ल्ड के मैप को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो. ठीक है, तो 2 कंट्रीज यहाँ पे हो गई, एक हो गई कनाडा नॉर्थ में, अगर नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए, दूसरा होगा USA. इस वाले पार्ट में आ जाए तो सेकंड, ये पहला पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में क्या हो गया आपका, UK, फ्रांस और जर्मनी. ये 3 तो आपकी जो लीडिंग इकोनॉमीज हैं ये तो होंगी. साथ में एक और कौन सी है, इटली होगी आपकी. अब आ गई होगी 2 + 3 + 1
6 हो गई, सातवीं कौन सी हो गई? यहाँ पे आप एशिया में आ जाओ या फिर ईस्ट एशिया में आ जाओ तो जापान हो गई। तो ये 7 कंट्रीज हो गई। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया अब सारा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं उसमें से 4 कंट्रीज कौन सी हो गई G7 प्लस आउटरीच की अगर बात करें जाए तो। 4 कंट्रीज में से हो गई, हमने डिस्कस करा था कि क्वाड, CUAD, इसमें हो गया आपका इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपकी 4 कंट्रीज क्वाड की हैं। अब अगर बात करें तो USA और जापान ऑलरेडी G7 की हैं में रिप्रेजेंटेड है, तो बची इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो वो दोनों तो इनकी मेंबर बन गई। अब इसमें अगर कुछ और ऐड करना है तो क्या है, इन दो के साथ साथ में साउथ ऐड कर दो, साउथ। और साउथ में कौन सी आ गई आपकी? एक हो गया आपका कोरिया, दूसरा हो गया आपका अफ्रीका। ठीक है, तो ये हो गई G7+4। आई होप इट्स क्लियर गाइस। अगर कोई भी मतलब इसी तरीके से आपको स्मार्टली वर्क करना है, यहाँ पे हम आपको हार्ड वर्क नहीं सिखाएंगे, यहाँ पे हम आपको स्मार्ट वर्क सिखाएंगे कि किस तरीके से याद रखना है आपके प्रीलिम्स और मेंस के आंसर्स को आपको अटेम्प्ट करते हुए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपनी समिट के ऊपर। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई इसका कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज आई थी। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका थीम। तो थीम क्या था इसका? 3B था इसका, B3W जिसे वे कहते हैं, विच इज, अब 3Bs क्या हो गए? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो वर्ल्ड से तो W से तो वर्ल्ड हो गया, पर साथ में हो गया आपका बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, तो ये हो गया यानी कि B3W। तो मेंस में वो सीधे B3W पे भी आ सकते हैं कि व्हाट इज B3W। तो आपको ये कहना है कि ये इसकी समिट थी और जो इनिशिएटिव लॉन्च करा है BRI को काउंटर करने के लिए, वो ही इसका नाम भी है, मतलब इसी समिट से डिराइव हुआ था। तो फोकस इसका क्या था? बिल्ड बैक बेटर का वही हो गया कि यानी कि एक तरीके से वर्ल्ड का एंड तो हो ही गया था, एवरीथिंग वाज लाइक ऑन हॉल्ट, तो इसको दोबारा से अब रिक्रिएट करना है। इट वाज काइंड ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम आपका आया था और भी इनिशिएटिव लॉन्च करे गए थे, तो उसी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अब यहाँ पे आपका इन्होंने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव लॉन्च करा है, सो एज टू रिवाइव द ग्लोबल इकोनॉमी विद स्पेशल फोकस ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो देखो अब आजकल हर जगह में ही ऐड करते हैं, साथ में उन्होंने हेल्थ भी ऐड कर दिया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। सो रिवाइवल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी फ्रॉम द पैंडेमिक विद अ स्पेशल फोकस ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, विच आर ऑल्सो की डायमेंशंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। एंड अनदर की पॉइंट इज दैट दिस इज द सेकेंड टाइम कि मोदी जी को अलाउ, मतलब उन्होंने कहा है कि आप आइए G7 की समिट अटेंड करिए। तो एक तो इस बार हो गया यूके ने इनवाइट करा है, दूसरा उन्होंने फ्रांस की प्रेसिडेंसी में 2019 में मोदी जी को इनवाइट करा गया था एट अ बियारिट्ज समिट, BIARRITZ समिट, विच वॉज हेल्ड इन फ्रांस। तो उनको उस टाइम पे गुडविल पार्टनर की फॉर्म में इनको बुलाया गया था। अभी जो 4 कंट्रीज है उन्होंने आउटरीच सेशन में एज ए गेस्ट कंट्रीज बुलाया गया है, पर G7 जो आपकी 2019 में हुई थी वहां पे एज ए गुडविल पार्टनर बुलाया गया था। तो फ्रांस और यूके के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, खासकर फ्रांस के साथ तो हमारे इस टाइम पे सबसे अच्छे रिलेशंस हैं इस टाइम पे। पहले कहते थे कि रशिया वॉज एन ऑल वेदर अलाई ना, बट इस टाइम पे कहा जाता है कि फ्रांस इज एन ऑल वेदर अलाई। इनफैक्ट कोई भी कंट्री हो, आपके यूके हो, आपके रशिया हो, USA हो, सबसे अच्छे रिलेशन हमारे फ्रांस के साथ है इस टाइम पे। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं समिट का इस टाइम पे मीटिंग कहाँ पे हुई थी। तो ये हुई थी आपकी कर्बिस बे में। तो ये अगर हम यूके का मैप देखें तो ये ब्रिटेन हो गया। तो ब्रिटेन के साउथ में यहाँ पे आपका एक एरिया है, तो कॉर्नवॉल करके एक जगह है जो पार्ट है यूके का, उसमें भी वहां पे अगर यहाँ पे देखें तो कर्बिस बे है यहाँ पे। तो ये कर्बिस बे है, यूके के मैप में इसकी यहाँ पे लोकेशन है, और यूके के मैप में हम ये भी देखें तो दिस कर्बिस बे, ओके, ये जो यहाँ पे कर्बिस बे है, दिस एक्चुअली फ्लोज इनटू सेंट इविस, IVES बे। ठीक है, तो ये कर्बिस बे इज एडजेसेंट टू दिस सेंट इविस बे, IVES। ये ध्यान रख लेना, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी कभार वो प्रीलिम्स में लोकेशन भी पूछ लेंगे।
तो ये कॉर्नवॉल करके यूके में एक जगह है, उनका जो एरिया वहाँ पे कर्बिस बे है, एंड इट लाइज साउथ ईस्ट टू द सेंट इविस बे ऑन द अटलांटिक कोस्ट। ये कोस्ट भी पूछ सकते हैं कौन सी कोस्ट पे है, मेडिटेरेनियन सी में है, अटलांटिक कोस्ट में। सो करेक्ट आंसर इज आपका अटलांटिक कोस्ट पे है। सो as I told you earlier that here at AQBIS we ensure that we follow this 3C approach, that is comprehensive, concise and current oriented. So we are covering it comprehensively from prelims as well as from mains point of view. तो ये आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके हम देखते हैं आउटकम्स। तो अगर हम समिट के बारे में, पहले तो मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया, सबसे पहले तो मैंने इससे G7 का टॉपिक कंडक्ट करा था जो मेरे प्रीवियस वीडियो में है। दूसरा मैंने डिस्कस करा कि क्या क्या थीम थी, कौन मेंबर कंट्रीज थी, वो हो गया सेकंड टाइप। तीसरा हो गया मैंने आपका कैब्रेस बे के बारे में डिस्कस कर लिया। अब चौथा आता है हम आउटकम्स पे। अब समिट के क्या क्या आउटकम्स रहे हैं, तो ये आपने न्यूज़पेपर में ये क्लिपिंग पढ़ी होगी, हिंदू न्यूज़पेपर में। तो ये जो समिट हुई थी, ये जो मेंबर्स ने अटेंड करी थी, ये तो इन पर्सन अटेंड करी थी, एंड यू कैन सी नो वन इज वेयरिंग द मास्क। ऐसा नहीं कि नेग्लिजेंस के चक्कर में, बट दिस शोज कि इंडिया में तो वैसे भी इश्यूज हो रहे हैं, ढंग से सेकेंड वेव आ गई थी, ऑल दो यूके में भी कह रहे हैं आने वाली है, बट हेयर द सिचुएशन इज क्वाइट अंडर कंट्रोल। तो इस वजह से दे मेट इन पर्सन, ये ध्यान रखने वाली बात है, दे मेट इन पर्सन, ये फिजिकली मिले थे एक दूसरे से, बट मोदी जी ने अटेंड करी थी वर्चुअली। उनको ऐसा फिजिकली अटेंड करने के लिए नहीं कहा गया था, थोड़ी देर के लिए कहा था जी जूम कॉल पे आ जाओ, थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये G7 ने यही कहा था। पहली बात तो ये इट अटैक चाइना, कि भाई पेंडेमिक रोको, सब कुछ करो, और चाइना को बहुत क्रिटिसाइज करा था। सो लेट्स सी व्हाट आर द की आउटकम्स ऑफ दिस समिट। पहली बात तो ये कि G7 डिसाइडेड टू डोनेट 1 बिलियन वैक्सीन डोसेस टू डेवलप कंट्रीज। एक तो ये आपका हो गया, ठीक है, तो कोरोना वायरस को डील करते हुए। दूसरा हो गया आपका कि इट लॉन्च्ड बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ओके, जो मैंने आपको कहा था कि द थीम ऑफ G7 इज B3W, बिल्ड बैक बेटर। तो ये एक इन्होंने इनिशिएटिव भी लॉन्च कर दिया उसी नाम से, ऑन द बेसिस ऑफ द थीम विच इज एन ऑल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू काउंटर चाइनाज BRI। BRI का टॉपिक हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इट रिक्वायर्स अ सेपरेट लेक्चर, क्योंकि उसमें BRI डिस्कस करेंगे, फिर डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी डिस्कस करेंगे, साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई चाइना टू पाकिस्तान जो CPEC जा रहा है, वो इंडिया के गिलजिट बाल्टिस्तान से जा रहा है, तो वहाँ पे उसके क्या इंप्लीकेशन है, फिर मतलब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। तो वो तो अलग से एक लंबा लेक्चर पड़ जाएगा। तो ये इनिशिएटिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे, BRI के बारे में। तो ये होगा सेकेंड आउटकम। पहला हो गया वैक्सीन के बारे में, सेकेंड हो गया B3W इनिशिएटिव हो गया, तीसरा हो गया कोविड की ओरिजिन के बारे में। उन्होंने कह दिया कि अभी पीछे WHO ने मना कर दिया था कि भाई द वायरस नेवर ओरिजिनेटेड इन चाइना, बट अगेन ड्यू टू वेरियस न्यूज and there are theories that it was leaked in the from the Chinese laboratory either deliberately or by mistake. So चाइना में ये कोविड की जो ओरिजिन हुई थी, ये कहाँ से हुई थी, चाइना से हुई थी। तो उसके मतलब दे वांट टू चेक कि कैसे ओरिजिनेट हुआ था। तो ये हो गया तीसरा आउटकम। चौथा हो गया कि नॉट एट द समिट बट थोड़े टाइम पहले ही G7 ने डिसाइड करा था, दे विल गो ensure that there will be a global minimum corporate tax। corporate tax जो होता है, जो आपकी कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है, इंडिया में भी corporate tax होता है, बट अब उन्होंने डिसाइड करा कि that will be implemented at a global level at the rate of 15% आई थिंक। तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि we reaffirm that। ये मई में आई थिंक मई एंड में डिसीजन लिया गया था ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। अब उन्होंने कहा वी स्टैंड बाय द डिसीजन, तो वो उन्होंने कहा कि येस वी विल इम्प्लीमेंट इट। तो ये था। और पांचवा आपका हो गया ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट। ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट सिर्फ G7 ने नहीं करी थी, वो G7+4 यानी कि जो आउटरीच समिट थी, जो उनके मेंबर्स थे, उन्होंने भी साइन करी थी। तो ये जो सारा G7 ने डिसाइड करा कि वैक्सीन को डोनेट करना, और ये जो वायरस की ओरिजिन, चाइना को क्रिटिसिज्म, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसमें इंडिया ने साइन नहीं करा, और ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स को भी। पर जो ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट है, वो मोदी जी ने, इनफैक्ट जो चारों मेंबर्स हैं, द एक्स्ट्रा मेंबर्स आउटरीच समिट के, उन्होंने भी इसे साइन करा है। तो ये इसके आउटकम हो गए। तो आउटकम में जो मैंने आपको बताया था कि वो ये इसको फंडिंग करनी है, और जो मैंने ये भी कहा था आपको कि BRI के बारे में, एक्चुअली BRI क्या है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो इसमें यह है कि चाइना आपका, यूरोप हो गया, फिर इनफैक्ट इटली इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द BRI। तो इटली हो गया, मतलब यूरोप हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, साउथ एशिया हो गया, तो वहाँ पे चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डील करेगी, डेवलप करेगी। सो दिस इज अ लाइक वो था ना ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ जिनपिंग, जो आपका चाइना का प्रेसिडेंट है। पर उसके चक्कर में क्या हो रहा है,
डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी आ रही जा रही है। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर रहा है पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, उनकी इकोनॉमी पुअर है, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड दे आर अंडर ह्यूज डेप्ट। इनफैक्ट आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि श्रीलंका में जो एक पोर्ट है हम्बन टोटा पोर्ट, तो श्रीलंका इतने डेप्ट में है कि उसे बांग्लादेश से उधार मांगना पड़ा। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंदर बांग्लादेश से उधार मांगना पड़ा क्योंकि इंडिया के साथ अभी रिलेशंस में थोड़ी टेंशन चल रही है। इंडिया ने पहले भी उधार दिया था, चाइना से तो कितना बिलियंस ऑफ पता नहीं कितना उधार ले चुके हैं। तो श्रीलंका ने बांग्लादेश से उधार लिया टू रिपे चाइना। और जो हम्बन टोटा पोर्ट है, क्योंकि बिकॉज दे कुडंट लाइक पे बैक टू चाइना, तो टाइम पे अपना जो इंटरेस्ट उनको पे करना था, पैसा वापस करना था, तो दैट्स व्हाई इन अ डील दे गेव हम्बन टोटा पोर्ट टू चाइना ऑन अ 99 ईयर लीज कि भाई ये अब तुम्हारा एरिया हम्बन टोटा पोर्ट, इसे तुम ऑपरेट करोगे, वी वोंट इंटरफेयर। और इनफैक्ट अब कोलंबो पोर्ट सिटी भी वहां पे बढ़ रही है श्रीलंका में। तो इसी बैकग्राउंड में मतलब यानी कि काफी डेप्थ में आ रही है कंट्रीज, तो उसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि वी विल लॉन्च दिस बिल्ड बैक वर्ल्ड इनिशिएटिव, तो ताकि कंट्रीज डेप्थ में ना आए, कम इंटरेस्ट रेट में आए और एक्सप्लॉइट ना करें। तो कहते हैं ना कि पहले कोलोनियलिज्म था, अब वो चाइना की फॉर्म में अब वो कोलोनियल पावर बन रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है B3W। सो साथ में यही का पैंडेमिक को काउंट करना है, यही सब है। और और वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो अभी तक जो हमने आउटकम्स के बारे में बात करी थी दैट वाज ओनली फॉर द G7 कंट्रीज। अब ये करते हैं ये स्टेटमेंट, ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने इसे साइन करा है। तो ये आपकी न्यूज़ में आई थी, इंडियन एक्सप्रेस में, आपका हिंदू न्यूज़पेपर में ये सब आया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इंडिया साइंड इट अलॉन्ग विद ऑल द अदर कंट्रीज एंड इट वॉज वही इसी G7 समिट पे अडॉप्ट करी गई थी और चारों 11 कंट्रीज ने अडॉप्ट करी थी इसे। एंड आफ्टर दिस स्टेटमेंट वॉज अडॉप्टेड एट द एंड ऑफ द समिट, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा था दैट वी आर द डेमोक्रेसीज 11। और ये इसमें काउंटर करने के लिए ये एक्चुअली चाइना पे मेनली एंड थोड़ा बहुत रशिया को भी क्रिटिसाइज करने के लिए कहा था कि इन योर कंट्रीज द कम्युनिकेशन इज नॉट ओपन, देयर इज लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ सेंसरशिप, यू आर लाइक पैथेटिक on democratic index, on fundamental right index, media freedom and all. So, but we are the democracies 11. So instead of asking a question on G7 and other aspect, they can ask a question on democracies 11. So in that you have to mention this, that what is the context, where it was signed and what it said. तो ये डेमोक्रेसीज 11 उन्होंने कहा था कि हम डेमोक्रेसीज 11 है, पर देखते हैं कि इतनी डेमोक्रेसीज हैं ये, वो भी क्रिटिकल एनालिसिस में देख लेंगे। तो पहली बात तो इसने ये कहा था कि इट रिफर्म्स द वैल्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दैट टू बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही सबसे इट्स लाइक एट द बेड रॉक ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इवन ऑनलाइन, तो यानी कि इंटरनेट पे भी एवरीवन इज फ्री टू राइट वट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू राइट, तो ये चीज़ हो गई। साथ में इन्होंने ये भी कहा इसी से रिलेटेड ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कंटेक्स्ट में कि इट ऑल्सो रेफर्स टू पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन एज वन ऑफ द थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यानी कि उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट कभी कभार अपने इंटरनेट का शटडाउन कर लेती है, सो उसको भी क्रिटिसाइज करा कि वो भी थ्रेट टू डेमोक्रेसी है। तो आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में तो कितना इंटरनेट शटडाउन हुआ है, कश्मीर में काफ़ी टाइम तक इंटरनेट शटडाउन रहा था, कोरोना वायरस के टाइम पे भी काफ़ी बार हुआ है। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा गया ऑन देयर हैंडलिंग ऑफ कोरोना वायरस, तो इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। दिल्ली राइट्स के टाइम पे आई थिंक पिछले साल यहाँ पे भी इंटरनेट शटडाउन हुआ था दिल्ली में ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ वाईफाई। तो पर इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया हैज साइंड इट, इंडिया ने कहा बिल्कुल जी गवर्नमेंट तो इंटरनेट शटडाउन करेगी नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ अपने पॉलिटिकल एजेंडा को परस्यू करने के लिए कि कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना कर पाए। एंड इट ऑल्सो रिफॉर्म ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, तो यानी कि जो हरासमेंट होती है लोगों की वो सब भी नहीं होगी, एवरी वन इज फ्री टू पार्टिसिपेट ऑनलाइन। एंड वहाँ पे जो ट्रॉलिंग होती है, हरासमेंट होती है, अब्यूज होता है, वो सब भी नहीं होगा, उनके ह्यूमन राइट्स को भी रखा जाएगा। तो ये इसके की स्टेटमेंट थी, बट इसका क्रिटिसिज्म यही है कि वैसे तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी चाइना और रशिया की तरफ से टारगेटेड है, पर देखा जाए तो इंडिया के क्या क्रेडेंशियल्स है, वेदर इंडिया इज द राइट कंट्री, वेदर इंडिया इज लाइक सेइंग दैट, और इवन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आई वुड से, आई एम नॉट लाइक पर्टिकुलरली टारगेटिंग इंडिया, दैट ठीक है आप लोगों ने साइन तो कर दिया है, बट डू यू रियली स्टैंड बाय इट दैट द पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन्स वोंट हैपन by the government of the day just to pursue their political agenda or to curb the voices that are criticizing government? Is everyone really free to criticize government of India? For example, कुछ साल पहले
इन फॉर एग्जांपल वी रेड अबाउट द इरा सिंगल केस, तो उसमें क्या हुआ था, lockdown was imposed in the state of Maharashtra when Bal Thackeray died. So few students, few girls, one girl like she posted a comment that it's not required the shutdown of Maharashtra, and the other girl liked it. So they both were arrested for the मतलब I think on serious charges and they were in jail. So उसी केस में फिर इंटरनेट की फ्रीडम के बारे में इरा सिंगल की जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट ने. तो ये सब जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपके जो कमेंट्स हैं उसके बारे में इन्होंने कहा है कि वेदर इट इज रियली पॉसिबल कि इंडिया में ऑलरेडी भी इस टाइम पे ट्विटर के रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, इंटरमीडिएटरी रूल्स अभी इंप्लीमेंट करे हैं, शटडाउन्स काफी जगह हो रहे हैं, सो साइन तो कर दिए, बट आर दे फॉलोइंग इट? इज रियली ऑल द कंट्रीज आर रियली डेमोक्रेसीज 11? जो D11 है आपका, तो क्या सारी कंट्रीज इसको स्टैंड करती हैं? तो ये इट्स ओपन फॉर डिबेट, तो दैट कैन बी आस्क्ड ऑन मीन्स. ठीक है, फिर वही था, ये इससे हो गया हमारा इसके आउटकम्स. तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? पहले हमने डिस्कस करा ब्रीफ इंट्रो, पहले तो हमने G7 का ओवरव्यू डिस्कस करा, देन वी डिस्कस्ड G7 की थीम, मेंबर्स लाइक इंट्रो, 2011 की समिट, 2021 की समिट. देन वी डिस्कस्ड कैरिबिस बे, उसकी लोकेशन. फोर्थ वी डिस्कस्ड आउटकम्स, एंड फिफ्थ रिलेटेड टू इट वी डिस्कस्ड ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट. आई होप यू आर विद मी गाइस. ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट, तो ये अभी तक हमने करा था. अब सिक्स्थ जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका अटलांटिक चार्टर, न्यू अटलांटिक चार्टर, न्यू अटलांटिक चार्टर. तो ये हमारा G7 का हमने सब डिस्कस करा है, एंड आई कैन एश्योर यू कि इतना डिटेल में कोई भी आई थिंक इंस्टीट्यूट ने डिस्कस नहीं करा होगा, तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं. तो क्या है न्यू अटलांटिक चार्टर? पहली बात तो ये कि ये चार्टर कौन सी कंट्रीज ने साइन करा है. पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि पुराना चार्टर क्या है, ये न्यू क्या है. ये तो न्यू है ना, न्यू अटलांटिक चार्टर है, तो इसमें ये तो न्यू है. पहले इस अटलांटिक चार्टर को डिस्कस कर लेते हैं. एक्चुअली 1941 में जब वर्ल्ड वॉर पीक पे थी, तो ये डिसाइड करा जा रहा था कि भाई वर्ल्ड वॉर तो हो ही जाएगी, हम जीत भी जाएंगे. जो एक्सेस पावर्स थी, जो वो देवर लाइक आपका काफ़ी कॉन्फिडेंट कि वी विल विन द वॉर. But what about after the war? Like, what will be the future of the world? For example, similarly, like we are discussing what will be the post-corona world. So at that time also there was a discussion going on. Churchill ji was having his cigar and Roosevelt was also there. So they were like discussing. Churchill was the prime minister of UK and Roosevelt was the president. F. Roosevelt. So he was the president of USA at that time. So they signed a treaty or they signed a charter about the post World War II world. तो उसी की जो आउटकम्स थे वो ये थे कि यूनाइटेड नेशन भी जैसे फॉर्म हुई थी, फिर आपका जो नाटो जो फॉर्म हुआ था, और डीकोलोनाइजेशन ये उन्होंने डिसाइड करा, वी विल गो फॉर डीकोलोनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन फॉर्म करी जाएगी और साथ में आपका नाटो भी बनाएंगे सो एज टू काउंटर द कम्युनिज्म ऑफ USSR एट दैट टाइम. सो दैट वाज द अटलांटिक चार्टर. अब उसको काफी पुराना हो गया एंड दैट वाज साइंड इन 1941. बट दैट हैपेंड लाइक लॉन्ग टाइम अगो एंड नाउ देयर वाज अ स्ट्रेन इन द रिलेशन बिटवीन US एंड UK. क्यों? क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में शेयर करा था कि इन 2018 under the presidency of Donald Trump the relations became so bad among the US and rest of the European countries that the 2018 summit was called as G6+1. उसके बैकग्राउंड में तो उन्होंने कहा कि अब इट्स टाइम टू रिवाइव द न्यू रिलेशंस. जो बिडेन प्रेसिडेंट आया, नया प्रेसिडेंट है, तो इस बैकग्राउंड में उन्होंने न्यू अटलांटिक चार्टर साइन करा है. ओके, ये हो गया. तो अटलांटिक चार्टर मतलब ये था. अगर हम अटलांटिक चार्टर की बात करें, इट वाज साइंड बाय ब्रिटिश PM चर्चिल एंड US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इन 1941, setting out goals for the Second World War. It includes what were the goals of the old Atlantic Charter: free trade, disarmament, right to self-determination of all people. ठीक है? And it is cited as a cornerstone of the transatlantic special relationship, and it laid the foundation of UN and NATO. So you can see that
it's like so much important for world history. From the world history point of view, this is like I would say होता है ना, इस पे तो क्वेश्चन आने के काफी हाई चांसेस है. बट इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑफ अटलांटिक चार्टर, डोंट जस्ट टॉक अबाउट ऑल दिस, ऑल्सो ब्रीफली मेंशन अबाउट न्यू अटलांटिक. तो यहाँ पे एग्जामिनर को लगेगा इसने वर्ल्ड हिस्ट्री को भी करंट अफेयर से लिंक कर दिया है, और ये अगर आप लिंकेज शो कर देंगे देन ही विल डेफिनेटली गिव यू एक्स्ट्रा 1 और 2 मार्क्स. ओके, तो ये हो गया आपका अटलांटिक चार्टर, हमने डिस्कस कर लिया था. अटलांटिक चार्टर डिस्कस करें वो तो 1941 वाला. नाउ वी विल डिस्कस द न्यू अटलांटिक चार्टर विच वाज साइंड ऑन 10th of June. जैसे G7 जब समिट स्टार्ट हुई थी तो यूएस और यूके के प्राइम मिनिस्टर एक दिन पहले भी मिले थे, बीच पे अपना घूम रहे थे, तो वहां पे उन्होंने बात करी थी पहली अपनी समिट में टू रिन्यू द रिलेशनशिप. और इसके जो ऑब्जेक्टिव एम क्या है वही जनरल ही है वैसे, टू डिफेंड द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में, ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने कहा था. एंड इसी का आउटकम था जो स्टेटमेंट हमने साइन करी गई है. फिर वही है इंस्टीट्यूशन लॉज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. तो ये सारे जो मतलब वही हैं, इसके नॉर्मल ही ऑब्जेक्टिव्स हैं. साइंस एंड टेक को इम्प्रूव करना है, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को करना है, नाटो को और इम्प्रूव करना है. तो ये सभी इसका है, वही फ्री ट्रेड वगैरह, मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ रीइटरेशन ऑफ ऑल द जनरल थिंग्स. सो ऐसा नहीं, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज 8 goals एंड यू हैव टू राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑल द 8 points. जस्ट रिमेंबर द की पॉइंट्स दैट अल्टीमेटली इट्स मेनली रिलेटेड टू द aspect that they have to counter China and all, and they have to ensure territorial integrity. नाटो को स्ट्रेंथन करना है. एंड नाटो समिट भी जो हुई थी जिसपे भी चाइना को नंबर 1 एनिमी डिक्लेयर करा गया था. तो नाटो का जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगा क्या हुआ था. तो ये हो गया इसका चार्टर का, और फिर हमने कर लिया न्यू अटलांटिक चार्टर. ओके फ्रेंड्स, सो ये आई लेट मी चेक वेदर आई हैव लेफ्ट एनीथिंग और नॉट. न्यू अटलांटिक चार्टर, what was it signed, then objectives, and then I also discussed the Atlantic Charter. Okay friends, so with this I have discussed all the topics of G7, and with this I have completed the topic of G7. इसको मैंने 2 parts में करा है. The first video was on G7 overview analysis, and the second video is related to the G7 summit of 2021, in which I discussed about the brief overview, who all attended it, who are the democracies 11, Kerbis Bay, and then what are the outcomes, Open Society Statement and Atlantic Charter. So I hope you like this lecture. If you like it, then please like, share and subscribe our channel of ACube IAS. This is Deepak Singh over there. And if you have any issues related to the lecture, any positive feedback, that will be appreciated. You can type in the comment box. And if you have any issues, you have any doubt, then please feel free to contact us. Me and my team members all will address your concerns at ACube IAS. Okay friends, and before ending the lecture, I just want to take 2 minutes of yours. And the first announcement is that on 7th of July 2021, ACube IAS is launching a journal studies batch which will provide you 800 hours of classes, and out of that 10% of the classes, that is 80 hours of classes, will be of current affairs. तो ये चीज़ है, and that is being launched on आपका 7th of July. That is next month. Second thing is that even optional subjects of history, polity, geography and public administration and sociology, तो इसके भी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं ACube IAS, अपार्ट फ्रॉम CSAT अलग से है, वो भी हम लॉन्च कर रहे हैं. ये हो गया. एंड साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ACube IAS इज ऑल्सो लॉन्चिंग अ टैलेंट हंट एग्जामिनेशन बाय द नेम ऑफ IIT, IAS इंस्पिरेशन टेस्ट, नॉट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये हमारा यहाँ का एक नया IIT है, IAS इंस्पिरेशन टेस्ट. तो ये जो हम कंडक्ट कर रहे हैं ये है 24 और 27 जून को. स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो जो भी टैलेंटेड कैंडिडेट्स बट who like can't afford all the big fees and all, so we are also providing some scholarship to you. So if you score like 50% in the exam, then you will get a 50% scholarship. Okay friends, so kindly like appear in this examination to test where you stand, as well as to avail the scholarship and join us. Okay friends, so this is the end of the lecture. Bye.